हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली वो सच्ची घटना है जहां चाइना के एक पहाड़ पर हाइकिंग करने गए लोग एक एक करके गायब होते चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि कुछ हाइकर्स वहां से बचकर निकलने में कामयाब तो हो गए, मगर उसके बाद जो खुलासे उन लोगों ने किए और उन खुलासों की बिना पर जब इस पहाड़ की छानबीन की गई तब पुलिस को वहां से वो चीज़ें मिली जिसे देख उनकी रूह कांप उठी। ये पूरी तहकीकात चाइना के एक स्कूल टीचर को ढूंढने से शुरू हुई, मगर देखते ही देखते सर्च ऑपरेशन में वो खुलासे होते चले गए जिसकी खबर चाइना के हर न्यूज़पेपर में छप गई और जिसने पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया। तो आखिर कौन था वो स्कूल टीचर, कैसे वो अचानक गायब हो गया और पुलिस को इस पहाड़ पर ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से पूरा चाइना सहम उठा। कहानी शुरू होती है चाइना के शहर बीजिंग से, जहां 30 सितंबर सन 2018 की सुबह 5 बजे एक 61 साल का शख्स अपने बेडरूम में तैयार हो रहा था। इस शख्स का नाम था शेन टिएशेंग और तैयार होने के बाद वो पास में रखे अपने पैक हुए बैग को उठाता है और बेड पर सो रही अपनी बीवी को गुड बाय किस देने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। शेन सुबह सुबह इसलिए तैयार हो रहा था क्योंकि वो पास के ही एक पहाड़ में हाइकिंग करने के लिए जाने वाला था और ऐसा वो पिछले कई सालों से कर रहा था। बहरहाल वो बिना आवाज़ किए अपनी बीवी की तरफ कदम बढ़ाता है ताकि उसकी आंखें ना खुल जाएं, मगर जब वो अपनी बीवी को गुड बाय किस दे रहा था तब उसकी आंख खुल जाती है। आँख खुलते ही शेन अपनी बीवी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो आधी रात तक वापस लौट आएगा, और ये सुनते ही उसकी बीवी भी उसे गुड बाय किस देकर वापस सो जाती है और शेन बेडरूम से निकलकर घर से बाहर आ जाता है। शेन का घर स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर था और चूंकि उसे इस ट्रेन से पहले बस स्टैंड तक पहुंचना था और ये बस उसे पहाड़ तक ले जाने वाली थी, इसलिए वो बहुत खुश था और पैदल स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। शेन एक रिटायर्ड टीचर था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बीजिंग नंबर 5 मिडिल स्कूल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाया था क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। मगर इससे भी बड़ा एक और शौक उसे था, या यूँ कह ले पैशन, और वो था नेचर से प्यार। अपने इसी पैशन की वजह से वो अक्सर बच्चों को नेचर के बारे में पढ़ाता और उन्हें नेचर से प्यार करना सिखाता, और अपने इसी पैशन की वजह से उसे जब भी वक्त और मौका मिलता वो पहाड़ों पर हाइकिंग करने निकल जाता। शेन इस हाइकिंग ट्रिप को लेकर बहुत खुश और एक्साइटेड था क्योंकि इस बार वो अपने सबसे पसंदीदा पहाड़ में हाइकिंग करने वाला था जिसका नाम था माउंट मियाफोंग। ये पहाड़ शेन के घर से 50 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ था और ये पहाड़ इसीलिए इतना ज़्यादा मशहूर था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क टेम्पल और बहुत खूबसूरत हरियाली थी जिसमें अलग अलग तरह के फूल थे जिससे पूरा पहाड़ भरा पड़ा था। शेन का ये प्लान था कि वो इन पहाड़ों में हाइकिंग करेगा और शाम को अंधेरा होते ही वो यहाँ टेंट लगाकर अपना कैंप लगाएगा क्योंकि रात को यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था और ये नज़ारा बहुत खूबसूरत था। हालांकि शेन टेंट लगाकर यहाँ पूरी रात रुकना चाहता था, मगर चूंकि अगले दिन उसकी माँ का 90th बर्थडे था इसलिए उसे सुबह होने से पहले अपने घर वापस पहुँचना ही था। बहरहाल शेन रेलवे स्टेशन पहुँचकर टिकट लेता है और अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। शेन ने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान, 2 पानी की बोतल और एक न्यूज़पेपर भी रख लिया था जिसका नाम था द बीजिंग यूथ डेली, और यही न्यूज़पेपर आगे की तहकीकात में एक अहम कड़ी साबित हुआ। शेन ने अपने साथ एक डायरी भी रखी थी और उसकी एक आदत थी कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता था वो सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर लेता था। बहरहाल ट्रेन बीजिंग रेलवे स्टेशन से माउंट मियाफोंग के बस स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है और शेन ट्रेन में डायरी लिखकर और न्यूज़पेपर पढ़कर अपना टाइम पास करने लगता है। शेन ये जानता था कि उसे ये न्यूज़पेपर ट्रेन से उतरने से पहले पूरा पढ़ना होगा क्योंकि हमेशा की तरह वो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल पहाड़ों पर करने वाला था। शेन ये न्यूज़पेपर अपने साथ पहाड़ों में हाइकिंग के दौरान ले जाता था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता वो न्यूज़पेपर के एक एक पेपर को फाड़ कर पहाड़ों में बांधता चला जाता ताकि वापस लौटते वक्त वो रास्ता ना भूले और निशानी के तौर पर उसे न्यूज़पेपर बंधे पेड़ दिख जाएं। शेन ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इस पहाड़ में झाड़ियाँ और पेड़ बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से किसी के लिए भी रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था, और अपनी इसी ट्रिक की वजह से वो हर बार हाइकिंग करके वापस लौट आता। बहरहाल न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते वक्त कब कट गया उसे पता ही नहीं चला और ट्रेन उसे उस बस स्टॉप तक पहुंचा देती है जहां से वो माउंट मियाफोंग के लिए बस पकड़ने वाला था। बस स्टैंड पहुंचते उसे 10 मिनट के अंदर बस मिल जाती है और ये बस उसे सुबह 8 बजे एक छोटे से गाँव चैनफेंग पहुँचा देती है जो माउंट मियाफोंग के नीचे बसा हुआ था। बस रुकते ही शेन अपना सामान बाहर निकालता है और चैनफेंग गांव से होते हुए माउंट मियाफोंग की तरफ बढ़ने लगता है। शेन को पार चढ़ते हुए अब आधे घंटा बीत चुका था और लगभग सुबह 8:30 बजे अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और अपने कज़न भाई को कॉल करता है। शेन अपने कज़न से फ़ोन पर यह कहता है कि कल उसकी माँ का बर्थडे है और वो चाहता है कि वो वहाँ मौजूद रहे, जिसके जवाब में उसका कज़न कहता है कि वो बर्थडे पार्टी में ज़रूर आएगा, और फिर शेन उसे ये कहते हुए कॉल काट देता है कि आज वो हाइकिंग करने निकला है और वो उससे कल मिलेगा। इस कॉल के बाद शेन माउंट मियाफोंग के खूबसूरत पहाड़ों में गायब हो जाता है और यहाँ से ये कहानी एक ख़तरनाक और डरावना मोड़ ले लेती है।
हालांकि शेन की बीवी ये जानती थी कि वो उस दिन कोई कॉल नहीं करेगा क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क ख़राब होने की वजह से अक्सर शेन से बात नहीं हो पाती थी। मगर वो ये जानती थी कि शेन रात 12 बजे से पहले वापस लौट आएगा क्योंकि वो अपने टाइम का बहुत पक्का था। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब रात के 11 बज चुके थे मगर ना तो शेन ने अब तक कोई कॉल किया था और ना ही वो वापस लौटा था। मगर शेन की बीवी को अब तक कुछ अजीब नहीं लग रहा था क्योंकि उसका मानना था कि 12 बजे तक शेन ने अगर वापस लौटने को कहा है तो वो वापस लौट ही आएगा। बहरहाल शेन की बीवी अपने बेड पर सोने के लिए लेट जाती है इस उम्मीद में कि जब उसकी आंख खुलेगी तब शेन सुबह उसके पास बेड पर लेटा होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। सुबह उठते ही वो देखती है कि शेन बेड पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद वो उसे पूरे घर में ढूंढती है मगर वो उसे नहीं मिलता। अब शेन की बीवी की घबराहट और परेशानी बढ़ती जा रही थी और वो एक एक करके शेन के रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू करती है मगर कोई ये नहीं जानता था कि शेन कहाँ है। शेन की बीवी और परिवार वाले फ़ौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा देते हैं, जिसके बाद पुलिस फ़ौरन उसकी तलाश में लग जाती है। चूँकि शेन माउंट मियाफोंग के पहाड़ों में हाइकिंग के दौरान गायब हुआ था, इसलिए पुलिस को यह समझ आ चुका था कि यह सर्च ऑपरेशन उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। हालांकि माउंट मियाफोंग बहुत बड़ा पहाड़ नहीं था मगर चूंकि इसमें पेड़ और झाड़ियाँ बहुत घने थे और इसके रास्ते भी भूल भुलैया की तरह थे, इसलिए इन पहाड़ों में कोई भी आसानी से घूम हो सकता था। पुलिस को एक डर ये भी सता रहा था कि यह पहाड़ कई जगह से खाई की तरफ खुला हुआ है और हो सकता है कि ध्यान न देने की वजह से शेन इस पहाड़ से खाई में गिर गया हो। मगर चूंकि ये सब एक थ्योरी थी, इसलिए पुलिस अब शेन को माउंट मियाफोंग के पहाड़ों में ढूंढना शुरू करती है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस लगातार शेन के फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट में थी ताकि वो शेन की फ़ोन लोकेशन को ट्रैक कर सकें और यही वो एक रास्ता था जिसके ज़रिए वो शेन को ढूंढ सकते थे। मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि शेन का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। वो शेन की फ़ोन की लोकेशन का पता तब तक नहीं लगा सकते थे जब तक वो ऑन ना हो। मगर इसी बीच पुलिस शेन के फ़ोन की सिग्नल हिस्ट्री निकालने में कामयाब हो जाती है। इस सिग्नल हिस्ट्री से ये पता चल सकता था कि शेन का फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले कहाँ कहाँ गया और कितनी देर रुका। और इसी सिग्नल हिस्ट्री से पुलिस को ये पता चला कि जिस दिन शेन गायब हुआ उसी दोपहर 4 बजे उसका फ़ोन ऑन था और उसने एक कॉल रिसीव करके उस पर बात भी की थी। सर्विस प्रोवाइडर के मुताबिक जिस वक्त शेन को ये कॉल आया था उस वक्त उसकी लोकेशन पहाड़ों में नहीं बल्कि उस गांव में थी जो इस पहाड़ के नीचे बसा था। और ये पता चलते ही पुलिस को कुछ अटपटा सा लगता है और वो चौंक जाती है। बहरहाल पुलिस जब उस शख्स का पता लगाती है जिसने शेन से कॉल पर बात की थी तो वो उसका दोस्त निकलता है और वो पुलिस को बताता है कि शेन ने उसे कॉल पर बताया था कि वो पहाड़ से नीचे उतर आया है और वो जल्दी अपने घर पहुंच जाएगा। ये नई इन्फॉर्मेशन शेन के घर वालों की बताई बातों से पूरी तरह मैच हो रही थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि शेन 6 बजे तक अपनी हाइकिंग ख़त्म करके अपने घर के लिए वापस निकल जाएगा। हालांकि ये थोड़ा अटपटा सा था कि उसकी लोकेशन 4 बजे ही पहाड़ के नीचे दिखा रही थी, मगर पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कि शेन ने अपनी हाइकिंग जल्दी ख़त्म कर ली हो। मगर ये कंफर्म हो गया था कि वो पहाड़ों में ही हाइकिंग करने गया था। इस इन्फॉर्मेशन से भी पुलिस को कोई ख़ास मदद नहीं मिली क्योंकि अब तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गया। पहले पुलिस ये मानकर चल रही थी कि हो सकता है कि शेन पहाड़ों में कहीं खो गया हो या उसे चोट लग गई हो जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा हो। मगर इस फ़ोन कॉल से हुए खुलासे के बाद पुलिस को इतना तो पता चल गया था कि जिस वक्त वो गायब हुआ उस वक्त वो पहाड़ों में नहीं था। अब पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर शेन गया कहाँ, और इसका जवाब जानने के लिए पुलिस ने आसपास के सभी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन छान मारे इस उम्मीद में कि शायद शेन ने घर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाया हो, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। तहकीकात के दौरान शेन की बीवी पुलिस को ये बताती है कि शेन हाइकिंग के दौरान न्यूज़पेपर के पेज फाड़कर पेड़ों में बांध देता था ताकि वो पहाड़ों में गुमे नहीं और उसे अपना रास्ता ढूंढने में आसानी हो। और इस बात के 100% चांस है कि उसने पेड़ों में न्यूज़पेपर ज़रूर बांधे होंगे जिसके ज़रिए वो लोग शेन तक पहुँच सकते हैं। अब पुलिस इस इन्फॉर्मेशन की बिना पर माउंट मियाफोंग के पेड़ों को सर्च करना शुरू करती है, मगर उन्हें वहाँ एक भी न्यूज़पेपर नहीं मिला। और इसी तरह यह सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चलता रहा मगर शेन का कुछ पता नहीं चला। शेन के गायब होने के एक हफ्ते बाद यानी 7 अक्टूबर को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें यह बताया जाता है कि शेन का मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ है और इस फ़ोन की लोकेशन माउंट मियाफोंग नहीं बल्कि यहाँ से 58 किलोमीटर दूर बीजिंग बेस्ट रेलवे स्टेशन दिखा रहा है। हालांकि ये मोबाइल फ़ोन महज थोड़ी देर के लिए ही ऑन हुआ था मगर ये काफ़ी था उस फ़ोन की लोकेशन का पता करने के लिए और पुलिस फ़ौरन अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। पुलिस को लग रहा था कि वो अब इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं और स्टेशन पहुंचते ही शेन उन्हें मिल जाएगा, मगर उनका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि स्टेशन पहुंचने के बाद ना तो उन्हें शेन मिला और ना ही उसका मोबाइल फ़ोन। पुलिस ने पूरे रेलवे स्टेशन के साथ साथ वहां के CCTV फुटेज और आसपास के एरिया को भी खंगाला मगर शेन का कुछ पता नहीं चला।
पुलिस अब कश्मकश में पड़ गई और उनके सामने कई सवाल थे कि आखिर ये फ़ोन दोबारा थोड़ी देर के लिए क्यों ऑन किया गया, और अगर इस फ़ोन की लोकेशन बीजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन दिखा रहा है तो ये फ़ोन यहाँ क्यों नहीं है। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस फैसला करती है कि वो माउंट मियाफोंग के नीचे चैनफेंग गाँव में लोगों से पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान पुलिस के हाथ एक शख्स लगता है जो इस पहाड़ के नीचे ड्राई फ्रूट्स की दुकान चलाता था, और उसने पुलिस को वो चौंकाने वाली कहानी सुनाई जिसने इस पूरी छानबीन का रुख ही बदल कर रख दिया। ये शख्स बिल्कुल माउंट मियाफोंग के नीचे ही ड्राई फ्रूट्स बेचता था, जिसे हाइकिंग पर जाने वाले लोग स्नैक्स में खाने के लिए खरीदते थे। और ये पुलिस को बताता है कि उसने एक शख्स को माउंट मियाफोंग के पहाड़ों की तरफ जाते देखा था और वो देखने में बिल्कुल शेन की तरह था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि शेन की तरह दिखने वाला एक शख्स उसकी दुकान पर भी आया था वॉलनट्स यानी अखरोट खरीदने, और इसी दौरान उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। इस बातचीत के दौरान शेन की तरह दिखने वाला शख्स उससे पूछता है कि वो और भी अलग अलग तरह के अखरोट खरीदना चाहता है ताकि वो उन्हें अपने घर ले जा सके, जिसके जवाब में दुकान वाला शख्स उसे बताता है कि अगर उसे और ज़्यादा वैरायटी के अखरोट चाहिए हैं तो उसे यहाँ से 48 किलोमीटर दूर दूसरे पहाड़ तक जाना होगा जिसका नाम था टिएटो माउंटेन, और ये अलग अलग वैरायटी के अखरोट उसे पहाड़ के नीचे लगी दुकानों में मिल जाएंगे। इस जवाब के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दुकान वाले शख्स को चौंका कर रख दिया, क्योंकि उसका जवाब सुनते ही शेन की तरह दिखने वाले शख्स के चेहरे का हाव भाव और उसके बात करने का तरीका सब कुछ अचानक बदल जाता है। वो फ़ौरन उस दुकान वाले से गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि ठीक है, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, और सीधे बस स्टैंड की तरफ बढ़ जाता है। उस दुकान वाले को ये बात बहुत अजीब और अटपटी लगती है कि एक शख्स जो अभी माउंट मियाफोंग पर हाइकिंग करने और उसकी दुकान पर अखरोट खरीदने आया था, ऐसा क्या हुआ जो दूसरे पहाड़ का नाम सुनते ही वो अचानक यहाँ से वापस निकल गया, और वो भी 48 किलोमीटर दूर। सबसे ज़्यादा अजीब बात जो उस दुकान वाले को लगी वो था उस शख्स का रवैया और मूड जो पूरी तरह बदल गया था, और जो शख्स पहले हाइकिंग पर जाने के लिए बहुत खुश और एक्साइटेड दिख रहा था, वहीं उसके चेहरे पर अब बहुत गुस्सा और डर था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि महज अखरोट खरीदने के लिए शख्स 48 किलोमीटर दूर निकल गया, और वो भी अचानक हाइकिंग छोड़कर, और इस बात ने उसे बहुत कश्मकश में डाल दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जब शेन की फैमिली से बात की तब उन्हें यह पता चला कि शेन को अखरोट पसंद ही नहीं थे, और ना ही वो अपनी फैमिली के लिए अखरोट लेकर आने वाला था, और अगर ऐसा होता भी तो भी उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो यहाँ से 48 किलोमीटर दूर टिएटो माउंटेन जाकर वहाँ से अखरोट खरीदे और फिर माउंट मियाफोंग वापस आकर अपनी हाइकिंग पूरी करे, क्योंकि उसे रात 12 बजे से पहले अपने घर वापस लौटना ही था। हालांकि इस बात का कोई सेंस ही नहीं था, मगर अभी पुलिस के पास इसके अलावा और कोई लीड भी नहीं थी, इसलिए पुलिस फैसला करती है कि अब वो माउंट मियाफोंग के बजाय टिएटो माउंटेन पर शेन को ढूंढना शुरू करेंगे। बहरहाल पुलिस अब अपनी पूरी टीम के साथ टिएटो माउंटेन के लिए निकल जाती है, और उन्हें वहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे इस केस में उम्मीद की किरण जाग उठती है। पुलिस को वहाँ छानबीन के दौरान पेड़ों पर वो बीजिंग यूथ डेली न्यूज़पेपर के टुकड़े बंधे दिखाई देते हैं, जिसके बारे में शेन की बीवी ने उन्हें बताया था। न्यूज़पेपर को गौर से देखने पर पुलिस को उसकी पब्लिकेशन डेट भी दिखाई देती है, जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि ये न्यूज़पेपर उसी दिन छपा था जिस दिन शेन गायब हुआ था, और हो ना हो ये न्यूज़पेपर शेन का ही है। अब पुलिस न्यूज़पेपर बंधे पेड़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगती है, इस उम्मीद में कि आगे चलकर शेन उन्हें मिल जाएगा। पुलिस लगातार 2 दिन तक इन पेड़ों का पीछा करती है और पहाड़ के एक एक चप्पे को चेक करते हुए आगे बढ़ रही थी, और 2 दिन बाद पुलिस आखिरकार एक जगह पहुंच जाती है जहां एक कैंप लगा हुआ था। हालांकि इस कैंप के पास कोई शख्स नहीं था, मगर यहाँ एक टेंट था जिसमें एक बेड पड़ा था, इस्तेमाल की हुई पानी और बियर की बोतलें थीं और कुछ यूज़ किए हुए टॉयलेट पेपर थे, जिससे ये समझ आ रहा था कि इस कैंप में पिछले 1-2 दिनों से कोई रह रहा था। और आसपास छानबीन करने पर पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे उन्हें ये यकीन हो गया कि ये कैंप शेन का ही है। पुलिस को इस कैंप में लगे टेंट में बेड के पास एक बैग मिलता है जिसमें से एक डायरी उनके हाथ लग जाती है। ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि शेन की ही थी, जिस पर उस स्कूल का नाम भी लिखा था जहां वो पढ़ाता था, और इस डायरी के एक पेज पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने पुलिस को कश्मकश में डाल दिया। इस डायरी में लिखा था कि शेन ने 30 सितंबर को टिएटो माउंटेन में हाइकिंग की और वापस लौटते वक्त वो रास्ता भूल गया, जिसकी वजह से उसे यहाँ कैंप लगाकर रात गुजारनी पड़ी, और 30 सितंबर की अगली सुबह यानी 1 अक्टूबर को वो वापस नीचे गाँव चला जाएगा। इस डायरी में जो आखिरी सेंटेंस लिखा था वो ये था कि जिसे भी ये डायरी मिले उसे ढेर सारा प्यार। इस डायरी को पहली बार में देखते ही पुलिस ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि ये उनके लिए एक अच्छी खबर थी और उन्हें ये लगने लगता है कि शेन सही सलामत है, क्योंकि जिस तरह डायरी में ये नोट लिखा गया था उससे यही लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। मगर जैसे जैसे पुलिस इस नोट को बारीकी से पढ़ना शुरू करती है तब कुछ अजीबोगरीब पहलू उनके सामने आने शुरू होते हैं, जिसने पुलिस को कश्मकश में डाल दिया।
इस नोट में जो बातें लिखी थी वो इस केस की डिटेल से पूरी तरह अलग थी। जैसे फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से शेन को 4 बजे उसके दोस्त का कॉल आया था, जिसने पुलिस को ये बताया कि 6 बजे तक शेन माउंट मियाफोंग से नीचे उतर आएगा और अपने घर वापस लौट जाएगा। मगर इस नोट के हिसाब से तो शेन 30 सितंबर को टिएटो माउंटेन पर था और वो अपना रास्ता भूल गया था, जिसकी वजह से उसने वहीं कैंप लगा लिया था एक रात के लिए। इस नोट में एक बात और थी जिसने पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और वो ये थी कि ये नोट बहुत अजीब तरीके से लिखा गया था। हालांकि पुलिस ने ये नोट जैसे ही शेन की बीवी को दिखाया वो फ़ौरन उसे पहचान गई और उसने कहा कि ये उसके हस्बैंड की ही हैंड राइटिंग है। मगर इस नोट को लिखने में जिस तरह के वर्ड्स और जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत अजीब था, जिससे ये समझ आ रहा था कि इसे शेन ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा है। पुलिस के हिसाब से अगर ये नोट शेन ने लिखा होता तो ये नोट कुछ इस तरह होना चाहिए था कि मेरा नाम शेन है, मैं हाइकिंग करने निकला था और रास्ता भूल गया, जिसकी वजह से मुझे कैंपिंग करनी पड़ी। मगर ये नोट कुछ इस तरह लिखा गया था जैसे किसी दूसरे शख्स ने शेन के बारे में लिखा हो। जैसे शेन टिएटो माउंटेन में अपना रास्ता भूल गया, इसलिए वो एक रात के लिए कैंप लगाकर इसी पहाड़ में रुक गया और वो अगली सुबह पहाड़ से नीचे उतर जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई दूसरा शख्स शेन के बारे में सब कुछ बता रहा हो। और जिस बात ने पुलिस को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया वो थी टोन और तरीका जो इस नोट में अलग अलग थी। शुरू का आधा नोट पढ़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरा शख्स शेन के बारे में बता रहा हो, मगर आधे नोट के बाद ये टोन और ग्रामर पूरी तरह चेंज हो गई, जिसे पढ़ने पर ऐसा लग रहा था कि ये किसी टीचर ने लिखा है। और जो आखिरी लाइन लिखी गई थी जिसमें ये लिखा था कि जिसे भी ये नोट मिले उसे ढेर सारा प्यार, वो भी बहुत अजीब तरीके से लिखी गई थी। हालांकि इस आखिरी लाइन को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो ये बिल्कुल ठीक थी, मतलब जिसे भी ये नोट मिले उसे ढेर सारा प्यार। मगर इस आखिरी लाइन को अगर चाइनीज़ में पढ़ा जाए तो ये पढ़ने और सुनने में बहुत अजीब लग रही थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपने ऑफिस कार से जाऊँगा, वहीं उसकी जगह मैं ये कहूँ कि ऑफिस कार से जाऊँगा मैं अपने, ये किसी भी सेंटेंस को लिखने का बहुत अजीब तरीका है और यही इस नोट की आखिरी लाइन को लिखने में इस्तेमाल किया गया था। शेन की बीवी पुलिस को बताती है कि शेन एक वेल एजुकेटेड टीचर है और वो इस तरह से नहीं लिख सकता, और यही वो वजह थी कि पुलिस और शेन की फैमिली और फ्रेंड्स को लगने लगता है कि ये कोई सीक्रेट मैसेज या कोड है जो शेन ने इस आखिरी लाइन में लिखा है। मगर कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है। इस नोट के मिलने के अगले ही दिन एक पुलिस वाला टिएटो माउंटेन पर वहीं छानबीन कर रहा था जहां शेन का कैंप था, और इधर उधर चलते हुए उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो पहाड़ के बाहर की तरफ लटक रहा था, और इस पेड़ पर उसे एक ग्रे कलर का कुछ लटकता हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही उस पुलिस वाले को लगने लगता है कि ये एक सुराग हो सकता है, और वो फौरन बाकी पुलिस वालों को आवाज़ लगाकर वहाँ बुला लेता है जो आसपास पहाड़ को तलाश रहे थे। वो फौरन दूसरे पुलिस वालों के साथ इस पेड़ तक पहुंचता है, और वो जैसे ही पेड़ पर चढ़कर देखता है कि ये ग्रे कलर का आखिर है क्या, और तब उसकी नज़र एक स्वेट पैंट पर पड़ती है जिसे एक डाली से बहुत टाइट बांधा गया था। वो अब इस पैंट के एक सिरे को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू करता है, जिसमें से कुछ ऐसी चीज़ें नीचे गिरना शुरू होती हैं जिसे देख पुलिस की रूह कांप उठी। वहाँ मौजूद पुलिस ने जैसे ही नीचे देखा, उन्होंने देखा कि इस ग्रे स्वेट पैंट से इंसानों की हड्डियाँ गिरी थी, जिसने पुलिस की परेशानी और बढ़ा दी। और अब वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हड्डियाँ हैं किसकी और इन्हें पैंट के अंदर बांधकर क्यों रखा गया था। पुलिस को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इंसानों की हड्डियाँ वो नए खुलासे करने वाली है जिसे देख उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बहरहाल अब तक उस जगह पर वहाँ तलाशी कर रहे सभी पुलिस ऑफिसर पहुँच चुके थे, और इंसानों की हड्डियाँ देखकर वो उसी के आसपास तलाशी शुरू कर देते हैं। पुलिस को अब एक एक करके इंसानों की सड़ी हुई लाशें और कंकाल मिलना शुरू होते हैं, जिसमें से कुछ लाशें उन्हें पहाड़ के नीचे, कुछ पास बनी गुफाओं में और कुछ कुएं में मिली। पुलिस को कुल 10 इंसानों के कंकाल मिले उस पूरे एरिया में, जिसे देख पुलिस बहुत घबरा गई, मगर इसमें से एक भी कंकाल शेन का नहीं था। हालांकि पुलिस इन लाशों में से कुछ की पहचान तो करने में कामयाब हो गई, मगर वो ये नहीं पता लगा पाए कि सभी लोग कैसे मारे गए। इन लाशों के मिलने से पुलिस को एक बात तो समझ आ गई कि ये सभी लोग टिएटो माउंटेन पर हाइकिंग करने गए थे, और शेन भी इस पहाड़ पर हाइकिंग करने गया था, मगर फिर वो गायब हो गया। पुलिस का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था कि हो ना हो इन सभी के साथ कुछ बहुत डरावना और ख़तरनाक हुआ है, मगर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किसी इंसान ने मारा है या किसी जानवर ने। हालांकि इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चलता, मगर शेन के गायब होने के बाद जब उसे ढूंढा गया तब यह मामला सबके सामने आया, जिसके बाद इसकी खबर चाइना के हर न्यूज़पेपर और हर न्यूज़ चैनल में दिखाई जाने लगी। इस मामले की खबर फैलते ही कुछ हाइकर्स सामने आए जो पहले टिएटो माउंटेन पर हाइकिंग कर चुके थे और वहां से बच निकले थे, और जब इन हाइकर्स ने पुलिस को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और ये बताया कि उन्होंने वहां क्या देखा, तब पुलिस हक्का बक्का रह गई।
एक हाइकर ने पुलिस को बताया कि वो और उसका एक पार्टनर साथ में हाइकिंग करने गए थे और हाइकिंग के दौरान वो दोनों थोड़ी दूर पर आगे पीछे चल रहे थे। आगे चलने वाला शख्स बताता है कि वो अभी चल ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, जिसके जवाब में आगे चल रहा हाइकर कहता है कि नहीं, मेरे साथ मेरा पार्टनर है जो पीछे चल रहा है। हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा शख्स ऐसे बन जाता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और वो दोबारा उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, जिसके जवाब में हाइकर वही बताता है जो उसने पहले बताया था, मगर साथ ही साथ ये भी पूछता है कि क्या हुआ है और तुम्हें क्या चाहिए। अब तीसरी बार वो कुल्हाड़ी लिया आदमी गुस्से में उससे बार बार एक ही सवाल करने लगता है कि क्या तुम अकेले हो, क्या तुम अकेले हो, क्या तुम अकेले हो, जिसे देख हाइकर और उसके पीछे चल रहा उसका पार्टनर बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। एक और हाइकर ने पुलिस को अपनी कहानी सुनाते हुए ये बताया कि जब वो टिएटो माउंटेन पर चढ़ रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र एक झाड़ की तरफ पड़ती है जो छोटी झाड़ियों के पीछे था और वहाँ वो देखता है कि कुछ लोग खड़े हैं जो ज़रा भी हिलडुल नहीं रहे थे और उसी की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो छुपने की कोशिश कर रहे हों, मगर उनकी नज़र इस हाइकर पर ही थी और जैसे ये हाइकर उनसे नज़रें मिलाता है वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि यह आज भी एक रहस्य है कि उस पहाड़ पर आखिरकार क्या हो रहा था और क्या हुआ था, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे इन हाइकर्स की कहानियों को वेरीफाई किया जा सके। मगर जब इनकी कहानियों को और शेन के गायब होने को आपस में जोड़ा गया तब ये सवाल सामने आता है कि आखिर उस पहाड़ पर आखिर हो क्या रहा था। पुलिस ने आखिरकार शेन के गायब होने के 1 महीने बाद यानी अक्टूबर एंड में सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया क्योंकि वो उनके हाथ नहीं लगा, मगर चूंकि उसकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली इसलिए कोई भी ये नहीं जानता कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं और ये मिसिंग केस एक रहस्यमयी मिसिंग केस बनकर रह गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।